हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपको लुसेंट एंड दृष्टि सामान्य ज्ञान सीरीज पार्ट 3 में। लुसेंट सामान्य ज्ञान एक अहम भूमिका निभाता है, खासकर बिहार सब इंस्पेक्टर यानी बिहार दरोगा, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि किसी भी स्टेट पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी में ये अहम भूमिका निभाता है। यहाँ तक कि किसी भी स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी, यूपी पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस की पीटी में ये अहम भूमिका निभाता है। और ये लुसेंट सामान्य ज्ञान अपने आप में एक नोट्स है, ठीक है। इसको आप हल्के में ना लें, इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी तरह से हल्के में ना लें। या तो आप लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक खरीद लीजिए या फिर इस चैनल पे आपको रेगुलर लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो आता रहेगा। और साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है इस चैनल पे मिलता रहेगा, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की सीरीज हमेशा आते रहेंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। आज हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किन्हें कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं, है ना। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र है ना। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा अभिलेख है? तो सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी वितरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। किस अभिलेख से? तो वितरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है ना। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। शासक कौन? तो भानुगुप्त। ठीक है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख से प्राप्त होता है ना। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से, है ना। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावश यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? तो कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से। ठीक है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण कहते हैं। ठीक है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहत सिक्का कहा जाता है, और इसी को साहित्य में कासार्पण कहते हैं, है ना। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है ना। आहत सिक्के पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद आदि के चिन्ह बने होते हैं। ठीक है, और सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। चंद्रगुप्त की बीना बजाती हुई
मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त को संगीत प्रेमी होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो बीना बजाती हुई मुद्रा वालों सिक्कों से। अब हम महत्वपूर्ण अभिलेख को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो पहला अभिलेख जो है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, किससे संबंधित है? तो ये कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। ठीक है, और ये अभिलेख जो है कलिंग उड़ीसा से प्राप्त हुआ है ना। खारवेल कौन था? तो खारवेल जो है चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, यह किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन से संबंधित है, और इससे क्या जानकारी मिलती है उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ सबसे बड़ा अभिलेख है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ सबसे बड़ा अभिलेख है। ठीक है, और सुदर्शन इस अभिलेख से जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, अब हम बात करते हैं नासिक अभिलेख के। ठीक है, नासिक अभिलेख से। नासिक अभिलेख जो है किससे संबंधित है? तो गौतमी बलश्री से। गौतमी बलश्री ने इस अभिलेख को लिखा है। ठीक है, यह सातवाहन वंश का राजा गौतमी पुत्र, ठीक है, सतकर्णी के बारे में जानकारी देता है। यह अभिलेख जो है नासिक अभिलेख जो है सातवाहन वंश का राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में जानकारी देता है, और इसमें सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है। ठीक है, इस अभिलेख में, नासिक अभिलेख में, ठीक है, सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, यह किससे संबंधित है? यह जो है राजा समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, और इसकी रचना, ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कृति ने की है। ठीक है, और इसमें हमें हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को नर्मदा नदी पर जो हराया उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय को हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पर हराया, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश, ठीक है, मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख। किससे संबंधित है? तो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, यह किससे संबंधित है? यह जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है, भित्री अभिलेख जो है ये कानपुर से मिला है, और जूनागढ़ अभिलेख जो है गुजरात से मिला है। भित्री अभिलेख जो है हुड़ों के आक्रमण के बारे में जानकारी देता है, जबकि जूनागढ़ अभिलेख जो है इससे हुड़ों के हारने के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, और हुड़ों ने किससे हारा? ठीक है, तो किसने हराया था? हुड़ों को किसने हराया था? तो गुप्तों ने हराया था। ठीक है, हुड़ों को गुप्तों ने हराया, और गुप्तों के बाद यशोवर्मन राजा ने हराया। ठीक है, तो इस चीज़ को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इससे हमेशा क्वेश्चन आता रहता है ना। और अभिलेखों का अध्ययन जो है इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इपिग्राफी कहलाता है ना। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली द्राविड़ शैली कहलाती है, और दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा। अतः
यह जो है बेसर शैली कहलाती है ना। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। जो पंचायतन शब्द है वो किससे संबंधित है? तो मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, तब उस हिंदू मंदिर को पंचायतन मंदिर कहते हैं। ठीक है, अब पंचायतन मंदिर के उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, पहला है कंदरिया, ठीक है, महादेव मंदिर खजुराहो में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। ठीक है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और गुंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। जो गुंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। ठीक है, जिस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, है ना। मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के अंतर्गत विभाजित किया गया है ना। अब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। ठीक है, आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय इस काल की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है, आग का आविष्कार और होमोसेपियंस जो कि ज्ञानी मानव थे, उसका उदय पूरा पाषाण काल में हुआ था, है ना। पूरा पाषाण कालीन स्थल भीमबेटका, ठीक है, रायसेन मध्य प्रदेश से अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत के पल्लावरम में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की, है ना, जो कि 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक चला। मध्य पाषाण काल में पत्थरों के बहुत छोटे छोटे औजार माइक्रोलिथ उपयोग में लाए जाने लगे। ठीक है, अस्थियों एवं सिंह से निर्मित जो उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं किस काल से हुए हैं? तो मध्य पाषाण काल, है ना। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागोर नामक मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बंगोर नामक मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम स्थान प्राप्त होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पूर्व पाषाण युग में, ठीक है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? ठीक है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार जो था वो शिकार था। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। फसलों में सर्वप्रथम गेहूं और जौ उपजाए गए। नवपाषाण काल में कृषि कार्य प्रारंभ हुए और सर्वप्रथम फसलों में गेहूं और जौ उपजाए गए। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो है से प्राप्त होता है। ठीक है, इलाहाबाद के कोंडी हवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है इलाहाबाद के कोल्डी हवा से मिला है। ठीक है, इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के उपकरणों तथा हथियारों का प्रयोग करते थे। किस युग के? तो नवपाषाण युग के। इस काल में लोग अस्थायी रूप से बसने लगे थे। तो अस्थायी रूप से लोग कब से बसने लगे थे? तो नवपाषाण युग से, है ना, जिसका प्रमाण कश्मीर के बुर्ज होम्स में मिले गर्तावास से मिलता है। पटना के निकट
चिरांद नामक नवपाषाणिक स्थल से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। ठीक है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ था। पहिया का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ है पहिया का आविष्कार। ठीक है, दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है ना। नवपाषाण जो दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की तिथि जो है 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। ठीक है, नवीनतम खोजों के आधार पर लहुरा देव है ना, संत कबीर नगर जो कि उत्तर प्रदेश में है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। अब हम देखते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां के बारे में। ठीक है, नवपाषाण युग के अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था। धातुओं का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ? तो नवपाषाण युग से, और सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया गया, और उसके द्वारा बनाए जाने वाला पहला औजार जो था वो कुल्हाड़ी था। ठीक है, प्राप्ति स्थल क्या था? प्राप्ति स्थल था अतिरंपकम। अतिरंपकम, अतिरंपकम। ठीक है, अतिरंपकम आधा को होगा यहाँ पे। ठीक है, अतिरंपकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल पाए।